हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो देखिए, मैंने जो आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी उसमें बेबीलोन और मारी के बारे में बताया था। तो बेबीलोन और मारी आपका ख़त्म हो चुका था वो टॉपिक। उसमें एक पॉइंट बाकी रह गया था, वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी क्या था उसमें। और बाकी इस वीडियो में पहले देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कराती हूँ, रिमाइंड कराती हूँ जो पिछला भेजा हुआ था वीडियो उसके बारे में। फिर इसके बारे में देखते हैं इस वीडियो में क्या है। और आसीरिया जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करूँगी। तो चलिए देखते हैं। इस समय कुछ अवशेष महत्वपूर्ण हैं। किस समय? जब बेबीलोन और मारी था उस समय। तो इस समय कुछ अवशेष जो मिले हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण थे। एक जो है यहाँ पे लिलिथ नगर से रिलीफ प्रतिमा प्राप्त हुई थी जो इसी लारसा युग की थी। तो ये जो अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुआ था ये जो है टेराकोटा से बना हुआ था और इसमें सौंदर्य और शक्ति दोनों का मिश्रण दिखाया गया था। मतलब इसमें ब्यूटी भी और पावर भी है, इन दोनों का मिक्सअप आपस में दिखाया हुआ था। और ये जो है मेसोपोटामिया की कला का सबसे पहला उदाहरण माना गया है। सबसे पहली रिलीफ मूर्ति मिली हुई है जो वो यही थी। अभी आगे देखते हैं क्या कौन सी मूर्ति है। तो इसमें जो है एक नारी को बनाया गया था और इसके कान में बड़े कुंडल पहने हुए बनाया गया था और इसके सिर पर जो है वो मुकुट बनाया गया था। इसके जो विशाल पंख थे वो कंधों से लेकर कमर तक फैले हुए थे। पैरों की जगह उन्होंने पक्षी के पंजे बना रखे थे और दोनों तरफ उल्लू बैठे हैं और जो शेर बैठे थे वो पीठ से पीठ मिलाकर बैठे हुए थे। तो इसमें वो स्वयं जो देवी के बारे में बता रहे हैं वो खड़ी हुई थी। तो ये जो देवी बनाई गई है, नारी मूर्ति बनाई गई है, वो लाल रंग से रंगी गई थी और एक उल्लू काला, एक उल्लू लाल रंग से रंगा गया था। और जो इसमें सिंह बनाए गए हैं, शेर बनाए गए हैं, तो वो जो है काले रंग से रंगे गए थे। और इन देवी को इन्होंने मृत्यु की देवी कहा हुआ है, जो रिलीफ प्रतिमा प्राप्त हुई है उसको। फिर दूसरा यहाँ पे जो रिलीफ चित्रण मिला हुआ है वो स्टेला ऑफ हम्मुराबी का मिला हुआ है जो 7 फीट का है। और इसमें जो हम्मुराबी हैं वो सूर्यदेव जो समस हैं उनके सामने खड़े हुए हैं और इनको बहुत ही कम रेखाओं बारीकियों से उभारा गया था। तो हित्ती जो थे वो क्या करते थे, बेबीलोन पे अपना शासन नहीं करते थे। ये बस यहाँ पे आक्रमण करते थे और उसके बाद लूटपाट करके चले जाते थे। तो इनकी जो महत्वपूर्ण देन थी, मैंने आप लोग को जूम मीटिंग पे भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। तो इनकी जो कलाओं में देन थी, आदान प्रदान था, वो क्या था? प्रवेश द्वार या फिर मंडल द्वार जो बनाते थे उसको कहते थे बिल हिलानी। हित्ती भाषा में बिल हिलानी कहते हैं और हिंदी भाषा में इसको द्वार मंडल कहते हैं या प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये इनकी कलाओं में आदान प्रदान किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताई थी। तो बेबीलोन का जो एक टॉपिक रह गया था या एक पॉइंट रह गया था वो चलिए अब हम देखते हैं क्या था। बेबीलोनियों ने विश्व इतिहास में पहली बार प्रांतों व नगरों के मानचित्र बनाए। माह का 4 सप्ताहों में घड़ी के चक्र का 12 घंटे का 60 मिनट और 60 सेकंड में विभाजित हो जो आज समस्त विश्व में प्रचलित है। निश्चित रूप से बेबीलोनियों की ही देन मानी जाती है। अब देखिए, जो पूरे इतिहास में मानचित्र बनाया हुआ है, तो ये जो छोटे छोटे नगर और प्रांतों के जो मानचित्र बनाए गए हैं वो जो है वो बेबीलोनिया की देन माने जाते हैं। कि सबसे पहले इतिहास में बेबीलोनियन ने ही इन मानचित्रों को बनाया हुआ था जो नगरों और प्रांतों के थे। और ये जो माह में हमारे 4 वीक्स चलते हैं, 4 हफ्ते चलते हैं और घड़ी की एक चक्र में 12 घंटे होते हैं जो। और इन घंटों में क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में जो 60 सेकंड होता है। ये जो सारा विभाजन चल रहा है टाइमिंग का, जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, प्रचलित है, तो ये जो है बेबीलोनियन की देन मानी जाती है। निश्चित रूप से ये बेबीलोनियन की देन मानी गई है। तो बेबीलोनियन आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ, बेबीलोन और मारी। अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका आसीरिया। तो देखते हैं आसीरिया में क्या है। तो आसीरिया का टाइम पीरियड है 1000 से 612 ईसा पूर्व, इसका टाइम पीरियड है। आसीरिया भौगोलिक दृष्टि से दजला नदी के पूर्व और दक्षिण के उत्तर का भूखंड है। यद्यपि यह मेसोपोटामिया का अंग नहीं है, तथापि पूर्व व उत्तर में स्थित पर्वतों द्वारा अन्य देशों से कटा होने के कारण और दक्षिण में दजला नदी द्वारा बेबीलोनिया से संबंध होने के कारण इसे उत्तरी मेसोपोटामिया के अंतर्गत मान लिया जाता है। अब देखिए, जो आसीरिया है उसको बता रहे हैं कि भौगोलिक दृष्टि से क्या है, ये जो दजला नदी है उसके पूर्व और दक्षिण के उत्तर का जो भाग है, भूखंड है, मतलब पृथ्वी का जो हिस्सा है उसमें ये स्थित है। क्या? आसीरिया। और ये जो है मेसोपोटामिया का अंग नहीं है।
लेकिन इसको क्यों मान लिया गया, क्योंकि आप तो ये मेसोपोटामिया के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए मेसोपोटामिया का अंग क्यों इसे माना गया है, क्योंकि ये जो है पूर्व व उत्तर में स्थित पर्वतों द्वारा अन्य देशों में कटा होने के कारण, दक्षिण में दजला नदी द्वारा बेबीलोनिया से संबंध होने के कारण। अब देखिए जो दक्षिण में बेबीलोनिया है, तो बेबीलोनिया तो मेसोपोटामिया से संबंधित है ही, और जो बेबीलोनिया है वो आसीरिया से भी संबंधित है। इसलिए आसीरिया जो थे वो बेबीलोनिया से संबंध होने के कारण और दजला नदी के किनारे बसा होने के कारण मेसोपोटामिया के अंतर्गत इसको मान लिया जाता है। किसको? आसीरिया को मेसोपोटामिया के अंतर्गत मान लिया जाता है। आसीरिया सेमेटिक जाति की एक शाखा थे। यह प्रारंभ से ही बेबीलोनिया के संपर्क में रहे। आसीरियनों का प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास अब तक भी अज्ञात है। अब देखिए जो आसीरियन थे वो क्या थे? एक सेमेटिक जाति की शाखा थे। सेमेटिक जाति का शासक मैंने आप लोग को बताया था कि हम्मुराबी था, तो ये भी सेमेटिक जाति की शाखा थे। कौन? आसीरियन। ये प्रारंभ में बेबीलोनिया के संपर्क में रहे और आसीरियनों का प्रारंभिक राजनीतिक ये जो है स्टार्टिंग में बेबीलोनिया के संबंध में रहे, इसीलिए वो मेसोपोटामिया के अंतर्गत आए। और जो है इनका जो प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास है वो अज्ञात है, मतलब उसके बारे में भी पूरी तरह से जानकारी नहीं प्राप्त हुई है या नहीं मिलती है। अब आगे देखते हैं क्या है। इनके शासन में भी इस क्षेत्र में छोटे छोटे नगर राज्यों की स्थापना हुई थी, जिनमें असुर प्रमुख था। अब देखिए जब आसीरियन थे तो इनके शासन में भी क्या था? इस क्षेत्र में जो पूरा क्षेत्र था इनका, इसमें छोटे छोटे नगर राज्यों की स्थापना हुई थी, और उन नगरों में जो सबसे प्रमुख नगर था वो क्या था? असुर नगर था। अक्कादी शासक सारगोन प्रथम तथा हम्मुराबी ने अपने शासनकाल में असुर पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अब देखिए जो अक्कादी शासक था, मैंने आप लोग को बताया था सारगोन जो है अक्कादी शासक था। सारगोन की पुत्री का चित्र भी बताया था इन्हें दुन्ना का। तो ये जो अक्कादी शासक थे सारगोन प्रथम, और ये जो सेमेटिक जाति के शासक थे कौन? हम्मुराबी। तो इनका जो प्रभुत्व था, जो इनका मतलब उत्तराधिकारी थे जिसके ये, तो उन्होंने असुर पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अपना जो विजय था उन्होंने स्थापित कर लिया था असुर जो नगर है उस पर। इसलिए भी असीरियन सभ्यता के अधिकांश तत्व धर्म, साहित्य, लिपि, स्थापत्य तथा वास्तुकला आदि बेबीलोनियन तत्वों से प्रभावित है। अब देखिए जैसे हम्मुराबी मैंने बताया था बेबीलोनिया को उसने केंद्र बनाया था, तो इसीलिए भी क्या है जो इस टाइम की सभ्यता है, असीरियन सभ्यता है, वो जो है इसका जो तत्व धर्म है, साहित्य है, लिपि है और जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, ये सारी चीज़ें बेबीलोनियन से प्रभावित थी, इसलिए भी इसको मेसोपोटामिया के अंतर्गत मान लिया गया है। आसुर के नाम पर भी कालांतर में यह देश आसीरिया कहलाया। अब देखिए जो आसुर नगर था, तो असुर नगर के नाम पर ही कला के अंतर में, मतलब जब इनमें अंतर आए बहुत सारे, तो इसमें यह देश आसीरिया कहलाया। तो असुर के नाम से ही आसीरिया निकला हुआ है, तो इसीलिए इसको आसीरिया कहा गया। हम्मुराबी के वंश का पतन होने के बाद आसीरिया स्वतंत्र होने के प्रयास प्रारंभ कर दिए थे। हम्मुराबी का जब वंश का पतन हो गया तो जो आसीरिया थे उन्होंने क्या किया? स्वतंत्र होने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। देखिए हम्मुराबी पहले असुर नगर पे उसने अपना जो है शासन अपना चला रखा था। उसके बाद इसने क्या किया? जब हम्मुराबी का वंश का पतन हो गया, किसने किया था? बताया था मैंने, हित्तियों ने किया था। हम्मुराबी जो शासक थे उसका वंश का पतन। तो जब इनका वंश खत्म हो गया हम्मुराबी का, तो आसीरियन ने क्या किया? स्वतंत्र होने का प्रयास किया कि हम अब अपनी एक अलग सी पहचान बनाएंगे। तो स्वतंत्र होने का आसीरियन ने प्रयास प्रारंभ कर दिया था। आसीरियन के कला का विकास स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला व औद्योगिकी कला के क्षेत्र में समान रूप से हुआ। अब जब आसीरिया के कला का विकास हुआ तो वो हर क्षेत्र में हुआ है, जितनी भी कलाएं थी उस टाइम पे सारे क्षेत्र में। तो कौन कौन सी थी? स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला थी, चित्रकला थी और औद्योगिकी कला थी। सारे क्षेत्रों में इन्होंने समान रूप से अपना विकास किया। यहाँ प्रत्येक राजा अपने लिए महल बनवाता था तथा उनकी भित्तियों पर अपने यश और कीर्ति गाथाओं को अंकित करवाता था। मैंने बताया ना इस टाइम पे जो आसीरिया हैं उनकी कलाओं का विकास, हर कलाओं का विकास हो रहा था। तो उसमें जो है जो राजा थे इस टाइम के, प्रत्येक राजा, तो वो अपने लिए जो महल बनवाते थे, उनकी जो दीवारें होती थी, भित्ति होती थी, अपने यश और कीर्ति की, मतलब जो उनकी विजय की पूरी गाथा होती थी कि कैसे वो मतलब वो किसी पे विजय प्राप्त करते हैं, तो उनकी यश और कीर्ति की जो गाथाएं होती थी, कहानियाँ होती थी, वो उनको भित्तियों पर, स्तंभों पर जो है बनवाते थे, जो महल के
भित्ति होती थी उन पर वो लोग ये स्टोरीज़ अपने यश और कीर्ति की बनवाते थे, अपने सक्सेस की जो स्टोरी होती थी उसको पूरा बनवाते थे। इनमें फर्नीचर भी कलात्मक होता था। राजसी पलंग, कुर्सियाँ, सिंहासन, मेज, नक्काशी के साथ साथ जवाहरात की जड़ाई का भी काम मिलता है। अब देखिए ये भित्ति पे तो चित्रण करते ही थे, इसके साथ साथ जो है वो फर्नीचर भी इनके कलात्मक होते थे। जो लकड़ी की चीज़ें होती थी, बनी हुई होती थी कास्ट से, वो भी कलात्मक होती थी। तो जिसमें जो है राजसी पलंग, कुर्सियाँ, सिंहासन और मेज, ये नक्काशी के साथ जवाहरात की जड़ाई का भी काम मिलता है। तो इसमें नक्काशी तो मिलती ही है, तो उसमें उत्कीर्णन करके ये लोग क्या करते थे, जो है उसमें जवाहरात भी, पत्थर जो होते हैं वो भी जो है इसमें जड़ित करते थे, मतलब उसमें जो है लगाते थे कार्विंग करने के बाद। तो ऐसे यहाँ पे फर्नीचर की कलात्मक विधि आपको देखने को मिलती है आसीरियन टाइम पे। तो आसीरियन के टाइम पे ये सारी कलाओं का विकास हुआ था। अब आगे आसीरिया का भी बाकी रह गया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़ूम मीटिंग पर मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो बाकी के पहले पढ़ाए हुए हैं बेबीलोन और मारी, वो पहले अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, फिर उसके बाद आप आसीरिया स्टार्ट करना। थैंक यू।